रहीम ईचू एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 1/4/16 के दिन उनकी पूंजी 60,000, 40,000, 50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% के हिसाब से ब्याज गिनना भूल गए। ये सवाल इसके ही जैसा है, तो इसकी कैलकुलेशन देखो, इधर समझा रहा हूँ। पूंजी पर ब्याज गणना करनी है, सही क्या था और गलत क्या था। पूंजी राम की कितनी आपको देकर रखी हुई है वो क्लियरिफिकेशन किया है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पर आपको कितने परसेंट ब्याज गिनना था? 6%। 6 छंग 3600 रुपये। रहीम की पूंजी कितनी देकर रखी हुई थी? 40,000। 40,000 का 6%, 6 चौक 2400 रुपये। ईशू की पूंजी कितनी दे के रखी थी? 50,000 का 6%, 6 पंजे 30, 3,000 रुपये। ये सही पूंजी के ब्याज की गणना करी, दैट इज द प्लस। सही है तो प्लस। अच्छा, यदि हम इन सबकी पूंजी जोड़ें 60,000, 40,000 और 50,000 तो कुल होगा 1,50,000। 1,50,000 का 6% निकाल दो, 15 छंग 90। 9,000 रुपये ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा? 9,000 रुपये ब्याज। इस 9,000 रुपये के अंदर हमने गलत प्रविष्टि कैसे कर दी? बांटना रह गई तो तीनों को 3,000 रुपये गलत एंट्री चली गई। मिलना था कितना? 3600। मिल कितना गया? 3,000। तो 600 रुपये प्लस में। मिलना था 2400, मिला 3,600 माइनस में। इसको तो 3,000 मिलना था, 3,000 मिले। तो यहाँ पर रहीम के पूंजी खाते उधार 600 और राम के पूंजी खाते जमा 600। गलत प्रविष्टि नीचे वाली थी, सही प्रविष्टि ऊपर वाली थी। सही था तो प्लस, गलत था तो माइनस में। चलो अगला सवाल। लता, गीता और प्रवीणा एक पीढ़ी के साझेदार है। वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण का भी 2700, 1200 और 1500 लिखना रह गया। इसकी भी भूल सुधार प्रविष्टि करना है। तो देखो 8वां सवाल। लता, गीता और प्रवीणा, एक गलत प्रविष्टि क्या हो गई? 2700, 1200 और 1500। ये रहा 2700, 1200 और 1500। इन सब का यदि टोटल करने जाएं तो 3600 रुपये हो रहा है। हमको आहरण पर ब्याज जोड़ करके देखते, 2700, 1200 और 1500। 5, 6, 7, 7 और 7 14 की 4 हासिल की आई 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5। 5400 रुपये हो रहा है। 5400 रुपये हमने कैसे बांट लिए? 1800, 1800 और 1800। तो आहरण का सही ब्याज 1800, 1800, 1800 बढ़ गया। और गलत प्रविष्टि यहाँ पे क्या दे के रखी है? 2700, 1200 और 1500 गिनना रह गया। तो 27, 12 और 15 तो 900 रुपये। 1800 में से 2700 घटाया 900। 1800 में से 1200 घटाया 600। 1800 में से 1500 घटाया तो 300। तो यहाँ पर माइनस वाले को उधर करें। लता के पूंजी खाते उधार, गीता और प्रवीणा के पूंजी खाते जमा। 9वां सवाल देखो। मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के साझेदार है। उनकी पूंजी का 4-2-3 है। अच्छा, मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दे दी। तो लाभ 90,000 हुआ। अब उनके बीच में बंटवारा किस प्रकार से करोगे? पूंजी का अनुपात दे के रखा हुआ है 4-2-3 और लाभ कितना हुआ है? 30,000। तो हमको ये पूंजी के अनुपात में नहीं बांटना है। इनके लाभ हानि का अनुपात कुछ नहीं दिया है तो 1-1-1 का है। देखो इधर हल कर रहा हूँ। मुकेश, धवल और कमल को 90,000 में 30,000, 30,000 और 30,000 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30,000, 30,000 और 30,000। ये 90,000 का वितरण डिवाइडेड बाय 3 करा समान रूप से। अब गलती क्या हुई? बोल रहे हैं मुकेश को कंपलसरी 35,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 35,000 रुपये मिलेंगे। तो उसको कितना कम मिला था? 5,000। तो ये 5,000 धवल 2,500 लाएगा, विनोद 2,500 लाएगा। तो ये 2,500 जोड़ेंगे तो मुकेश को कितना मिलेगा? 5,000। तब 30 में 5 जोड़ेंगे तो गारंटी पूरी होगी, 35,000 मुकेश लेगा। लेकिन इसके 2.5 कम हो गए। इसको 27,500, इसके भी 2.5 कम हो गए। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो 1:1:1 समान हिस्से में ये दोनों घाटा सहन करेंगे। तो इस प्रकार मुकेश को गारंटीड 35,000 मिलेंगे, लेकिन धवल को 2,500 कम 27,500, विनोद को 2,500 कम 27,500 रुपये मिलेंगे।
लाभ हानि का बंटवारा किया। ये इस टाइप के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, कोई भी गारंटी दे सकता है और कितने की भी गारंटी दे सकता है। जो भी घाटा होगा उसको लाभ हानि के अनुपात में पूरा करना रहेगा। 10वां सवाल देखो, रघुवीर की अंतिम पूंजी 80,000 है, जिसमें चालू वर्ष की आहरण 12,500 और लाभ 17,800 की असर दे दी। हमको प्रारंभिक पूंजी निकालना है और प्रारंभिक पूंजी पर 6% के हिसाब से ब्याज गिनना है। तो देखो, प्रारंभिक पूंजी से अंतिम पूंजी की गणना कैसे करते हैं। आपको 80,000 के अंदर आहरण को जोड़ना है और लाभ को घटा देना है। सामान्य रूप से आप वार्षिक हिसाब में क्या करते हैं, वार्षिक हिसाब में जो भी शुद्ध लाभ आता है उसमें लाभ को जोड़ते हैं और आहरण को घटाते हैं। लेकिन हमको यहाँ उल्टा करना है, अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी है। तो आर्थिक चिट्टे में हम प्रारंभिक से अंतिम पे जाते हैं, तो आहरण को जोड़ देंगे और लाभ को घटाएंगे। अब आपके पास प्रारंभिक पूंजी 74,700 आ गई। 74,700 प्रारंभिक पूंजी पर आप 6% ब्याज गिन दो, आपका जवाब आ जाएगा 4,482 रुपये। क्या करा, इस सवाल की विशेषता क्या है, अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी की गणना, आहरण को जोड़ दिया जबकि वार्षिक हिसाब में घटाते हैं, लाभ को घटा दिया जबकि लाभ को जोड़ते हैं। चलो 11वां सवाल, ABC समान हिस्से के साझेदार हैं, मतलब एक 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 नहीं बोलते तो भी चलता। उनकी पूंजी 4,50,000 है। पूंजी का अनुपात 1:3:2 है, मतलब पहले तो 450 को 1:3:2 में अलग अलग बांट देंगे, फिर 9% से हर एक को पूंजी का ब्याज देंगे। C को पूंजी के ब्याज सहित 73,500 मिले, तो A और B को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा। देखो बड़ा ही मस्त सवाल है, इधर देखना। 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये को 4,50,000 रुपये को किस अनुपात में बांटना है, 1:3:2 में। 3 और 1 4, 5 6, 4,50,000 गुणित 1/6, 6 का भाग दिया, 75,000 रुपये आए। 75 का 3 में गुणा कर करा 2,25,000 B की पूंजी आई। फिर 1,50,000, 75 दूनी 1.5 लाख रुपए पूंजी आई, किसकी, C की। अब इस पे हमारे को ब्याज की गणना करनी है। ब्याज की गणना कितनी करनी है, 6%। देखो इधर पूंजी पर वार्षिक 9% ब्याज देना है, 6 नहीं 9%। तो इसका 9%, इसका 9% और इसका 9% निकाला तो 15×9 135, मतलब 13,500, 20,250, इसका 6% 9% और 75,000 का 9% पूंजी का ब्याज ये आया। अच्छा, ये 60,000 कैसे आ गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे को यहाँ पर लाभ, ये देखो इधर देखो, C को पूंजी के ब्याज सहित 73,500 रुपये मिले। इधर आओ, C की गणना पे कंसंट्रेट करो। 73,500 में इसका ये वाला ब्याज 13,500 पूंजी का था, यदि ये निकाल दूं तो 60,000 रुपये C का लाभ होगा। तो उतना ही लाभ A और B का भी होगा, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया कि समान हिस्से के साझेदार हैं। तो 60,000 रुपये किसको मिलेंगे लाभ में, B को। 60,000 रुपये किसको मिलेंगे, A को। ये लाभ की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी। C को लाभ सहित कितने मिले, 73,500। C को, अच्छा B को ब्याज इतना मिला और लाभ इतना मिला, लाभ सबका समान था। 80,250 रुपये B को मिलेंगे। A को लाभ कितना मिला, 60,000 और ब्याज कितना मिला, 6,750। तो A को मिलेगा 66,750। यहाँ महत्वपूर्ण ये वाली कैलकुलेशन है। धन्यवाद।